गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कृतिका से एक पाठ पढ़ेंगे। यह है रीढ़ की हड्डी। जो हमने क्षितिज के गद्य और पद्य से एक एक पाठ पढ़ लिया, व्याकरण से हमने अलंकार पढ़ लिया, तो अब एक कृतिका से पढ़ लेते हैं, फिर इसी को हम लोग दोहराएंगे। तो रीढ़ की हड्डी जो पाठ है ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। यह एक सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सीधा उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं। रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर ने उस स्थिति को बताने की कोशिश की है जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती हैं तथा उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है, फिर भी समाज के कुछ दकियानुसी विचार वाले लोग लड़कियों की इस सफलता से दुखी रहते हैं। ये इस पाठ का एक तरह से परिचय है। मैं इस पर और बात करूंगा। एक बार हम लोग लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक स्थान पर हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक जगह है खुर्जा, वहीं इनका जन्म हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उनकी रुचि बचपन से ही नाटकों में अधिक थी, इसी कारण वे स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेने लगे। साथ ही साथ नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय भी करते रहे। नाटक लिखते भी थे, उसमें अभिनय भी करते थे और डायरेक्शन भी देते थे। माथुर जी की प्रमुख कृतियाँ हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, ये नाटक हैं। भोर का तारा, ओ मेरे सपने एकांकी संग्रह हैं। और जगदीश चंद्र माथुर के आगे फिर हम लोग जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता देखने को मिलती है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी व नाटक भी लिखे हैं। उनकी व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रही है। सन 1978 में उनका देहांत हो गया। तो ये जो पाठ है इसका एक जो मूल सार है वो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक सामाजिक जो समस्या उस समय थी वो क्या थी कि जैसे लड़कियां अगर पढ़ लिख जाती हैं तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? उनको लगता था कि लड़की अगर पढ़ लिख जाएगी, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी तो वो पति की बातें नहीं मानेगी, ससुराल में जो लोग होंगे उनका आदर नहीं करेगी, वो किसी से दब के नहीं रहेगी। मतलब उस दौर में लड़कियों को एक ऐसा ही साधन माना जाता था जो शादी करके अपने ससुराल जाए, वहाँ का काम धंधा करे, जो घर के काम जो होते हैं वो करे, सबकी सेवा करे और अपना गृहस्थी संभाले। इसी काम के लायक समझा जाता था उस दौर में। ज़्यादातर लोग जो थे वो ऐसा ही समझते थे। तो उसी का एक इस एकांकी में वर्णन है कि कैसे एक पढ़ी लिखी लड़की को की शादी में दिक्कत हो रही है और उसके लिए क्या क्या करना हो रहा है, फिर कैसे उस लड़की ने प्रतिवाद किया। तो इसी पर आधारित ये पाठ है। हम लोग फिर वही दिक्कत है कि मेरे पास किताब नहीं है, अभी मैं भूल जाता हूँ लाना। तो मेरे पास एक उसका सारांश जैसा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। फिर आप लोग पाठ को पढ़िएगा तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जो मोटा मोटी उसमें बातें हैं वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। कोशिश करेंगे कि जब हम लोग दोबारा पढ़ेंगे तब मेरे पास किताबें हो, जो टेक्स्ट बुक है आपका वो। इस एकांकी में घर के मुखिया राम स्वरूप अपने घर को सजाते संवारते हैं, क्योंकि आज उनकी बेटी उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आ रहे हैं। राम स्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर ठीक करते हैं। नौकर कुछ ऊंचा सुनने के कारण धोबी को धोती सुन लेता है, जिसके कारण घर में हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये चीज़ें आप बेहतर तभी समझेंगे जब आप किताब में जो आपका पाठ है उसको पढ़ेंगे। तो मैं जो समझा रहा हूँ वो आप और अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं सब। तो इसमें जो दृश्य है वो ये है कि उमा एक लड़की है, उसके
पिता का नाम है राम स्वरूप, वो तैयारी कर रहे हैं लड़के वालों के आने का। लड़के वाले उमा को देखने आ रहे हैं तो उसकी वो तैयारी कर रहे हैं, घर को सजा संवार रहे हैं, सब चीज़ें व्यवस्थित कर रहे हैं। और उसमें जो उनको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है उसको हटा के, तो जैसे जो बिस्तर है उस पर चादर बदल रहे हैं, सजा रहे हैं उस रूम को, उसमें सितार वगैरह कुछ वाद्य यंत्र रखवा रहे हैं। पहले के समय में क्या होता था कि लड़कियों को जो देखने आते थे या एक तरह से उनका जो इंटरव्यू होता था शादी के लिए, तो उसमें उनसे पूछा जाता था कि तुम कुछ गाना वगैरह भी जानती हो, खाना बनाना जानती हो, नृत्य वगैरह भी आता है, जो भी कला से जुड़ी चीज़ें थी वो पूछी जाती थी, घरेलू प्रथाओं के बारे में पूछा जाता था। तो गाना गाना एक लड़कियों का अच्छा गुण माना जाता था। तो उसकी भी तैयारी वहाँ रामस्वरूप जी कर रहे थे। जो नौकर था वो थोड़ा ऊंचा सुनता था, तो धोबी के यहाँ से कपड़े आए कि नहीं को उसने सुन लिया धोती। तो ये सब चल रहा था। अब रामस्वरूप तथा प्रेमा का वार्तालाप। प्रेमा उनकी पत्नी है। तो उमा की माँ प्रेमा बताती है कि बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है और वह इसका सारा दोष पढ़ाई लिखाई पर डाल देती है। वह कहती है कि इससे तो अच्छा हमारा ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी। होता क्या है कि उमा जो है वो ग्रेजुएट है, वो उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर ली है, जो उस समय में बड़ी बात होती थी। उस समय लड़कियां ग्रेजुएशन ज़्यादातर नहीं करती थी, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, चिट्ठी वगैरह पढ़ने लिखने लायक हो गया उनका काम, तो वो ग्रेजुएट थी। तो उसके लिए लड़का ढूंढना एक मुश्किल काम था। तो रामस्वरूप जी ने क्या किया कि जो लड़के वालों से उन्होंने बात की, उसको बोला कि लड़की 10वीं तक ही पढ़ी है। उन्होंने बताया नहीं कि इसको हमने उच्च शिक्षा दिलवाया है। इसी शर्त पर वो लोग तैयार हो रहे थे रिश्ते के लिए। तो ये बात जब उमा जानती है तो उसको बड़ा बुरा लगता है, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचता है कि ऐसा क्या है, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मैं अपने गुण को छुपाऊं शादी करने के लिए। तो इस कारण से वो मुंह फुलाए हुए है, वो तैयार वगैरह नहीं हो रही है। मतलब जो मेकअप वगैरह करके लड़कियां तैयार होती थी वो नहीं हो रही है, वो अपने कमरे में पड़ी हुई है। वही प्रेमा यहाँ शिकायत कर रही है कि ये पढ़ी लिखी लड़कियों का यही हाल होता है, किसी की बात नहीं सुनती हैं। इससे तो अच्छा हमारा ज़माना था, माँ बाप जो कहते थे हम लोग कर लेते थे, वो तो सुन नहीं रही है। प्रेमा बताती है कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती है। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि वह बिना पाउडर के भी अच्छी दिखती है। रामस्वरूप बताते हैं कि वैसे तो ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं तथा उनका बेटा BSc पास है। जो लड़के के पिता हैं गोपाल प्रसाद, वो खुद काफ़ी पढ़े लिखे हैं और पेशे से वकील हैं। उस ज़माने में वकील होना एक उच्च शिक्षा का भी परिचायक था, क्योंकि ज़्यादातर लोग वकालत की पढ़ाई, जिसको बैरिस्टरी कहते थे, उसके लिए इंग्लैंड जाया करते थे या विदेश कहीं। इंग्लैंड उसके लिए सबसे बेहतर जगह था, तो उसको उस समय अच्छा माना जाता था। ज़्यादातर जितने बड़े लोगों के आप जो महापुरुषों के नाम आप सुनेंगे, सब ने बैरिस्टरी पास किया है लगभग। तो वो बता रहे हैं कि वो वकील हैं और बेटा उनका BSc पास है, पर उनके विचार दकियानुसी हैं। उनके विचार जो हैं वो मॉडर्न नहीं है, मतलब वो आधुनिक विचार वाले लोग नहीं हैं, दकियानुसी हैं, पुरानी बातों को मानने वाले लोग हैं। वे लड़की ऐसी चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी ना हो, और लड़का तो बाप से भी बढ़कर है। गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिता हैं वो चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, और जो लड़का है वो बाप से भी उसमें आगे है। क्या कहता है वो? वह पढ़ता तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है, पर शादी के मामले में पढ़ी लिखी लड़की उसे पसंद नहीं। वो लड़का, पहले के समय में कंपटीशन नीट वगैरह नहीं होता था मेडिकल के लिए। आपने साइंस में अच्छा नंबर आपको आ गया तो आप एलिजिबल है मेडिकल के लिए, MBBS के लिए। तो वो लखनऊ के किसी मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा था, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन लड़की उसको चाहिए थी कम पढ़ी लिखी जो घर संभाले। ये उस समय की सोच थी। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब किसी भी तरह से उसे तैयार करो, क्योंकि लड़के वाले कभी आ सकते हैं। तो वो पत्नी को कहती है कि समझा बुझा के बोलो उमा को कि तैयार हो जाए, क्योंकि वो लोग कभी भी आ सकते हैं। अब रामस्वरूप की क्या व्यवस्था थी इन सब बातों के पीछे? रामस्वरूप जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की, फिर भी लड़के वालों के सामने वे अपनी बेटी के BA तक पढ़े होने की बात नहीं बता सकते।
लड़के वालों का मानना है कि लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो उसे घर गृहस्थी ही चलानी पड़ती है। ये एक सोच उस समय थी कि लड़की को आखिर करना क्या है, पढ़ लिख के भी तो उसको घर ही संभालना है, तो ज़्यादा पढ़ लिख के तो वो उसका स्वभाव टेढ़ा हो जाएगा, वो किसी से दबेगी नहीं, उसको ज्ञान ज़्यादा रहेगा तो सबको जवाब देगी, हर बात में बहस करेगी, ऐसा सोचते थे लोग, दब के नहीं रहेगी। तो इसलिए वो चाहते थे कि कम पढ़ी लिखी हो। इस प्रकार रामस्वरूप व्यवस्था के कारण अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने की बात लड़के वालों से छिपाते हैं, उनको बताते नहीं हैं कि ये ग्रेजुएट है। अब लड़के वाले आते हैं तो क्या होता है, नौकर बताता है कि बाहर अतिथि आए हैं, वे जल्दी से हारमोनियम ठीक जगह रख देते हैं, हारमोनियम सितार वगैरह वहाँ रखा होता है, और नौकर को मक्खन लाने के लिए बाज़ार भेज देते हैं, थोड़ा मक्खन ले आओ, बटर। रामस्वरूप ने लड़के वालों का बढ़ चढ़ कर स्वागत किया, फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इस बीच नाश्ता परोसा जाता है। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की पढ़ाई की बात भी करते हैं कि उस ज़माने में मैट्रिक पढ़ा हुआ जो अंग्रेजी लिखता था, उसकी तुलना आज का एमए की डिग्री लेने वाला भी नहीं कर सकता। ये एक ऐसी बात है। वो लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। शादी के लिए जब लोग जाते थे तो तरह तरह की बातें करते थे, आपके केला का घौर बड़ा बढ़िया है, गाय बहुत अच्छी है, इस तरह की बातें होती थी। क्योंकि शादी की कोई ख़रीद फरोख्त जैसी बात तो सीधा सीधा कर नहीं सकते हैं कि कितना पैसा लीजिएगा, कितना देंगे, ऐसी बातें तो ऐसे की नहीं जाती हैं, दान दहेज जो होता है। तो लोग घुमा फिरा कर पहले इधर उधर की बातें करते हैं, खेती बाड़ी जो भी उस समय की चीज़ें होती है, ये आज भी चलता है ऐसे ही, आज भी यही सब बातें की जाती है। तो इसमें एक बात जो कही गई कि उस ज़माने के मैट्रिक वाले जो अंग्रेजी लिखते थे वो आज का एमए वाला भी नहीं लिख सकता है, ये आज भी कही जाती है बात। आप सुनते होंगे, आपके घर के बड़े बुजुर्ग कहते होंगे कि हमारे समय में जो मैट्रिक पास होता था वो आज के एमए पास से बढ़िया था। उसको जो सब कुल मिलाकर के बीच में अंग्रेजी होती है, अंग्रेजी जिसको लिखना आ गया या बोलना आ गया तो उसको मान लिया जाता था कि ये सामान्य से कुछ अलग है, ये विशिष्ट है, ये बड़ा तेज है, उसको और किसी विषय में कुछ नहीं आया अगर वो अंग्रेजी बोल लेता है। आज भी आपके सामने कोई फर्राटेदार अंग्रेजी बोल दे, आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। ये सामाजिक चलन है जो चला आ रहा है पहले से ही। तो अंग्रेजी के प्रति लोगों के मन में एक अलग सी भावना है। तो उसी की बात यहाँ हो रही है कि उस ज़माने में जो मैट्रिक पास था, जो अंग्रेजी लिखता था, वो आज का एमए नहीं लिख सकता है। ठीक है, यही सब बातें हो रही हैं। अब लड़के वालों के दकियानूसी विचार के बारे में बात करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की का सुंदर होना आवश्यक है। फिर वे रामस्वरूप से पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस मैट्रिक पास ही होनी चाहिए। वे लड़की की पढ़ाई की तो वकालत करते हैं, नहीं, वे लड़कों की पढ़ाई की तो वकालत करते हैं पर लड़कियों की नहीं। वो बोलते हैं कि लड़कों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे वो नकचढ़ी हो जाती हैं, घमंडी हो जाती हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं। वे तर्क देते हुए कहते हैं, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। उनके अनुसार पढ़ने लिखने का काम तो पुरुषों का होता है, स्त्रियों को तो घर गृहस्थी चलानी होती। आप जानवरों में देखेंगे, उसमें जो नर होता है, जो पुरुष होता है, वो ज़्यादा सुंदर होता है जानवरों में। वो उदाहरण यहाँ दिया गया, जैसे मोर जो होता है, जिसका रंगीन पंख होता है, जो नाचता है पंख ऐसे उठा के, वो नर होता है। जो मोरनी होती है वो बहुत साधारण सी दिखती है, ब्राउन कलर की होती है, उसका पूंछ भी लंबा नहीं होता है और बहुत साधारण दिखती है वो। इसी तरह से शेरनी को आप देखेंगे तो लगेगा कि उस पर कोई बाल नहीं दिखेगा, सीधा एक जैसा होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं। और जो शेर की पहचान है, आयाल जिसको बोलते हैं, वो शेर का ही होता है। इसी तरह से और भी पक्षियों में है। तो इन चीज़ों की, वो एक प्राकृतिक चीज़ है, अब उसको तो कोई बदल नहीं सकता है। तो उसको उदाहरण के रूप में गोपाल प्रसाद यहाँ उपयोग कर रहे हैं अपनी बात को सही कहने के लिए कि जानवरों में भी जो पुरुष होता है वही बढ़िया होता है। तो पुरुषों को ही सब तरह का काम करना होता है, स्त्रियों को तो बस घर गृहस्थी चलाना है, तो उनका ज़्यादा पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है। और उनके पढ़े लिखे बेटे की भी यही धारणा थी। मज़े की बात यह है कि उनका जो बेटा पढ़ा लिखा था, जो डॉक्टरी पढ़ रहा था, उसकी भी यही धारणा थी, उसकी भी यही सोच थी।
राम स्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि उच्च शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करना चाहिए। अब राम स्वरूप की मजबूरी थी, उनको बेटी की शादी करनी थी, बेटी की उम्र हो गई थी शादी की। उस ज़माने में ग्रेजुएट लड़की अगर घर में है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो इसको बुरा माना जाता था समाज में। लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी, तो उनकी चिंता थी, तो वो एक पिता के रूप में विवश थे, तो वो भी अपना हाँ में हाँ मिला रहे थे। उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो दृढ़ होकर के समाज को कहते कि नहीं, मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, मैं इसकी ऐसे लड़के से शादी करूंगा। जो इस बात से सहमत नहीं है, उसके यहाँ मैं शादी ही नहीं करूंगा अपनी बेटी की। वो मेरी बेटी को सुखी कैसे रखेगा, मैंने इतना पढ़ाया लिखाया बेटी को। लेकिन उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी, वो भी समाज की जो प्रथाएं थी उसके आगे झुक रहे थे, और उन्होंने झूठ बोलकर अपना काम निकालना मुनासिब समझा, जो कि गलत था, जो कि हर हाल में गलत था, हर दृष्टि से गलत था। व्यवस्था उन्होंने ज़बरदस्ती अपनाया था। वो कह सकते थे, लड़कों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनको वो उसके लिए उतना मेहनत नहीं करना चाहते होंगे, उनको ज़्यादा ढूंढना पड़ता, तो इसलिए उन्होंने जो मिल रहा था उसी में अपना झूठ उठ बोल के सोचा कि काम निकल जाए। उमा का प्रवेश होता है तभी, इसी बातचीत के बीच उमा आती है। नाश्ता समाप्त होने के पश्चात रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। पहले क्या होता था, अभी भी आप देखते होंगे फिल्मों वगैरह में कि लड़कियां चाय की ट्रे लेके आती है। अगर थोड़ी पुरानी फिल्में देखेंगे तो एक बहाना होता है कि लड़की को देखना कैसे है, तो सब हो गया तो लड़की चाय लेके आ गई या कुछ डेजर्ट लेके आ गई, फिनिशर टाइप का जो खाने के बाद खाते हैं। तो उस ज़माने में पान की प्रथा थी, तो पान की तस्तरी मतलब प्लेट में पान सजाकर उमा लेकर आती है। उसने सादे कपड़े पहने थे तथा गर्दन झुकी थी, उसने कोई श्रृंगार नहीं किया था, क्योंकि उसके मन में विद्रोह था, वो इस चीज़ से सहमत नहीं थी। तो उसने सादे कपड़े पहने थे और गर्दन झुकी थी, आँखों पर चश्मा था। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा उमा का चश्मा देखकर चौंक जाते हैं। रामस्वरूप बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ा। जैसे चश्मा आज के समय में सामान्य बात है, लेकिन उस समय में लड़कियों को चश्मा लगना, इसका मतलब ये पढ़ाकू है, इसने खूब पढ़ाई की है, इसलिए इसकी आंखों पर चश्मा लग गया। ठीक है, तो वो चौंक जाते हैं कि चश्मा कैसे। तो रामस्वरूप बहाना बनाते हैं कि आँख में कुछ तकलीफ हो गई थी, दर्द वगैरह हो गया था, तो कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने चश्मा बोला है लगाने के लिए। अब लड़के वाले उमा से सवाल जवाब करते हैं। गोपाल प्रसाद के उमा के लिए प्रश्न पर प्रश्न शुरू करते हुए कि गाना बजाना आता है कि नहीं, खाना बनाना जानती हो या नहीं, पेंटिंग और सिलाई जानती हो नहीं, इत्यादि। उमा मीरा का प्रसिद्ध भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाने लगती है कि गाते गाते उसकी नज़र शंकर से मिल जाती है और वह गाते गाते रुक जाती है। अब गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि कुछ इनाम भी जीते हैं क्या, वह चुप रहती है। अब क्यों वो रुक जाती है गाते गाते, ये आगे पता चलेगा। शंकर से उसकी नज़र गाते गाते मिलती है और वो रुक जाती है। फिर उससे पूछते हैं कि कुछ इनाम वगैरह भी मिला है क्या तुमको गाने में कहीं, तो वो नहीं कुछ बोलती है। तो राम स्वरूप जो उसके पिता थे, उन्होंने फिर कहा कि बेटी जवाब दो, तो वह फूट पड़ती है। उसके अंदर जो दबा हुआ क्रोध था, जो दबा हुआ विद्रोह था, वो बाहर आ जाता है, फूट जाता है। वह फूट पड़ती है, मतलब वो बोलना शुरू करती है, अपने विद्रोह को दिखाती है, विरोध को। क्या जवाब दो बाबूजी, जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना नहीं। कोई अगर फर्नीचर खरीदने जाता है तो क्या होता है, वहाँ दुकानदार दिखा देता है कि ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये सोफ़ा है। उससे तो नहीं पूछते हैं सोफ़ा से कि तुम बिकोगे, इनके यहाँ जाना चाहते हो, ऐसा तो नहीं पूछते हैं। दुकान जो ग्राहक है उसको पसंद आया तो उसने खरीद लिया, नहीं तो छोड़ दिया, ये नहीं पसंद है, ये ठीक नहीं है, ऐसा डिज़ाइन चाहिए। तो उसी तरह से लड़की को यहाँ एक तरह से उनके पसंद करवाया जा रहा है, मतलब बेचा जा रहा है। तो उससे फिर क्यों पूछा जाए, चुपचाप अगर उनको पसंद आया तो चलिए उनके गले बांध दिया जाए, इस तरह का वो कहती है। वह आगे कहती है, इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती। तब गोपाल प्रसाद झल्ला उठते हैं। वो बोलती है कि क्या लड़कियों को दिल नहीं होता, लड़कियों का मन नहीं होता, उनका अपना स्वाभिमान नहीं होता, उनको आघात नहीं पहुंचती है दूसरों की बातों से। इतना खोद खोद के पूछ रहे हैं, तुमको ये आता है कि नहीं, तुमको वो आता है कि नहीं, जैसे वो घर में सजाने के लिए पेंटिंग खरीद रहे हो। तो
इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों को महसूस नहीं होता, ये बातें महसूस नहीं होती। तो गोपाल प्रसाद झल्ला उठते हैं, देखते हैं कि लड़की तो जवाब दे रही है। उमा गोपाल प्रसाद से कहती है, जरा अपने साहबजादे से पूछिए। अब बेटे की क्यों आंखें टकराने पर रुकी थी वो अब पता चलेगा। उमा गोपाल प्रसाद से कहती है, जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। वह शंकर की करतूत के विषय में बताती है कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए लड़कियों से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था। वो शहर में जहाँ रह के पढ़ता था तो वहाँ से जाके लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर रहा था, वहाँ पकड़ा गया। फब्तियाँ कस रहा था, कुछ कुछ बोल रहा था तो पकड़ा गया वहाँ। तब उसने नौकरानी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी थी। हॉस्टल की जो नौकरानी थी उसने पकड़ लिया तो उस बेइज्जती का डर हुआ तो उसके पैर पर गिर गया शंकर और माफ़ी मांगी थी। उसकी वहाँ पिटाई भी हुई थी, लड़कियों ने उसको पीटा भी था। उमा शंकर की चरित्रहीनता को उधेड़ कर रख देती है, पूरा पोल ही खोल देती है वहीं। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। अब उनको लगता है कि इसको कैसे पता हॉस्टल की बात, इसका मतलब ये भी थी। तब उमा जवाब देते हुए कहती है, हाँ मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की है, न ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें मुझे शर्माना पड़े। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। उमा के कथन द्वारा गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि वह कॉलेज में पढ़ी है। उमा ने जब लड़के की सभी काली करतूतें कह दी तब लड़के वालों का मुंह बन गया और गोपाल प्रसाद बोले कि राम स्वरूप जी, आपने हमें क्या यहाँ बेइज्जती करने वाले के लिए बुलाया है। जब उनसे कुछ मिला नहीं कहने को तो वो ये कहकर अपनी लाज बचाने लगे। अब जो रीढ़ की हड्डी इसका शीर्षक है वो क्यों है। गोपाल प्रसाद स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और वहाँ से जाने का उपक्रम करते हैं तो उमा यह कहकर उन्हें और चिढ़ा देती है, घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। रीढ़ की हड्डी को बैकबोन कहते हैं, जो पीछे पीठ में होती है। गोपाल प्रसाद और शंकर लौट जाते हैं, तभी रतन मक्खन लेकर लौटता है और पर्दा गिरता है। कहने का मतलब यह रीढ़ की हड्डी की बात इसलिए की गई कि बेटा इतना पढ़ा लिखा है, वो डॉक्टरी पढ़ रहा है, वो उस समय का नौजवान था, तो उसको अपने पिता की इस गलत बात की मुखालफत करनी चाहिए थी, विरोध करना चाहिए था। उसको कहना चाहिए था कि नहीं पिताजी, मैं पढ़ी लिखी लड़की से क्यों नहीं शादी करूँगा, ये तो अच्छी बात है। आज के समय में तो लड़कियों को पढ़ना लिखना चाहिए, वो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, हर काम में आगे हैं, तो फिर क्यों आप कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा करने के बजाय वो क्या कर रहा था, वो पिता के हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। तो इसलिए कहा कि उसकी अपनी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं। रीढ़ की हड्डी को एक मुख्य अंग माना जाता है शरीर का, जो आदमी के खड़े रहने में मदद करता है। अगर ये टूट जाए तो आप खड़े होकर चल नहीं पाएंगे, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, मतलब जो आदमी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है, जिसका अपना कोई उसूल नहीं है, जिसका कोई अपना सिद्धांत नहीं है, जो सिर्फ दूसरों की गलत या सही किसी भी बात में हाँ करता है, तो वैसे पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है। तो ऐसा माना जाए कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो दूसरों के सहारे जी रहा है। इसीलिए उसने कहा कि पता लगाइएगा कि आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। इसका तो अपना कोई विचार ही नहीं है, अपना कोई मत ही नहीं है इसका, तो फिर ये क्या करेगा किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी। तो इसीलिए इसका शीर्षक भी रीढ़ की हड्डी कहा गया। तो इस तरह से ये एकांकी है, आप लोग इसको पढ़िएगा और तब जो मैंने समझाया है उसको दिमाग में रखते हुए पढ़िएगा, तब और अच्छे से समझ पाइएगा। बोल कर पढ़िएगा। फिर हम लोग इसके शब्दार्थ वगैरह की बात करेंगे और प्रश्नोत्तर की बात करेंगे आगे चल के। तो फिलहाल आपका काम रहा कि आप पढ़िएगा इसको और जो शब्द आपके समझ में नहीं आए उनको लिख लीजिएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग उसकी बात करेंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।